हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो लास्ट कुछ लेक्चर से हम बात कर रहे थे एसएमसी की, राइट? सो एसएमसी या फिर स्ट्रक्चर मैपिंग की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट? हमने फ्रैक्टल डिस्कस किया है, हमने चेंज ऑफ स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को डिस्कस किया है, इंड्यूसमेंट को। बट द क्वेश्चन इज स्टिल पेंडिंग, हाउ टू ट्रेड। ये बात अभी भी पेंडिंग है कि कैसे ट्रेड करें। मार्केट स्ट्रक्चर आपने रीड कर लिए, नाउ हाउ टू ट्रेड। तो मेरा सजेशन ये है कि हाउ टू ट्रेड ये एक बड़ा क्वेश्चन, राइट? मतलब मैं क्या ट्रेड लूँ, क्या ट्रेड ना लूँ, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप सिर्फ इंडिकेटर बेस पे चलते हो तो बिलीव मी, इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ आपको डाइवर्ट करता है, राइट? इंडिकेटर को नहीं पता स्ट्रक्चर कैसी है, क्योंकि ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है या फिर ये जो मार्केट की मूवमेंट है, इसको कैप्चर करना, इसको प्रिडिक्ट करना या फिर इसको फ्रेम करना इतना ईजी होता तो हर बंदा ट्रेडर था। टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, सॉफ्टवेयर बहुत आगे है। इवन आज के ज़माने में जब मशीन लर्निंग, एआई, दे आर वर्किंग एट देयर बेस्ट, स्टिल आप देखो कि कोई भी आपके पास इंडिकेटर ऐसा नहीं है जो मार्केट को 100% प्रिडिक्ट कर सके। 100% की बात छोड़ते हैं, इंडिकेटर कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको मार्केट को 70% भी प्रिडिक्ट करके दे सके। आप ट्रेडिंग व्यू पे कोई भी स्ट्रेटजी, पॉपुलर अनपॉपुलर, जाके ट्रेस कर लीजिए। कोई भी इंडिकेटर जो अच्छे इंडिकेटर है, राइट, जो आपको लगता है दे आर द बेस्ट, उनकी एक्यूरेसी भी जब आप बैक टेस्ट जाके करते हो, दैट इज अराउंड 42% टू 55%, ये एक्यूरेसी आती है। तो ऐसा तो है नहीं कि लोगों के पास नॉलेज नहीं है। ट्रेड क्या करना है एक बड़ा सवाल है, बट उससे पहले ना आपको लर्न करना होगा, और वही हम कर रहे हैं। तो लास्ट हमने लर्न किया था स्ट्रक्चर, आज हम लर्न करेंगे एफबीजी। अब सवाल ये है कि एफबीजी क्या होती है। एफबीजी होती है मेरे भाई फेयर वैल्यू गैप, और यही वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिस पे मार्केट की 30-40% मूवमेंट टिकी होती है। तो आप बोलोगे वो कैसे टिकी होती है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये मार्केट स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये क्या कर रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये धड़ाम से नीचे गिरता है, फिर ये धड़ाम से ऊपर आ जाता है। क्यों आ जाता है? फिर ये यहीं कहीं चलता रहता है, फिर ये धड़ाम से नीचे गिरता है, फिर ये ऊपर आ जाता है, फिर ये ऊपर आ जाता है, फिर ये बहुत ऊपर चला जाता है, फिर ये धड़ाम से नीचे आने लगता है। तो ये इसकी मूवमेंट ऐसी क्यों है? क्यों आप हमेशा देखते हो कि जब मार्केट एकदम से नीचे गिरता है तो उसकी रिकवरी भी तेज होती है? आप कभी भी देख लो, ये मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिरा तो इसकी रिकवरी भी तेज है, राइट? मार्केट अगर स्लोली स्लोली नीचे जाएगा तो उसकी रिकवरी भी स्लो आएगी। तो आपको इससे क्या समझ आता है? अब ये रैंडम तो है नहीं। अगर रैंडम होता तो मार्केट या तो ऊपर को चलता रहता है फिर नीचे को चलता रहता, बट ये ना तो ऊपर को चल रहा है नीचे को चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट की मूवमेंट नहीं होती है, मूवमेंट होती है, बट मार्केट की मूवमेंट कभी भी ऐसी नहीं होती है। मतलब आप ऐसा नहीं देखोगे कि एकदम से ऐसे रॉकेट बन गया, या फिर आप ऐसे भी नहीं देखोगे एकदम से ऐसे नीचे गिर गया। ठीक है, ये कैसे गिरता है? वही अपना, नीचे गिरेगा तो फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे गिरेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा। तो एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक मार्केट इतना गिरा, बस इतने। बट इस मूवमेंट में कई बार ऊपर भी गया होगा, कई बार नीचे भी गया होगा। और ये क्यों हो रहा है? तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है फेयर वैल्यू गैप का। फेयर वैल्यू गैप क्या है? सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि मार्केट हमेशा हमेशा मीन रिवीजन की तरफ मूव कर। आप जब भी फिगर आउट करोगे कि मार्केट मीन रिवीजन से दूर चला गया है, वो आएगा वापस मीन रिवीजन के पास। बहुत से लोगों के बहुत से फंडे होते हैं मीन रिवीजन को कैलकुलेट करने के। मीन रिवीजन को रीड करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? आप मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हैं। मूविंग एवरेज अच्छा इंडिकेटर है जो आपको बताता है कि मीन रिवीजन क्या है। तो लेट सपोज करो मैं ईएमए लगा लेता हूँ। ईएमए इंस्टेड ऑफ 91, इंस्टेड ऑफ 9 आप 21 का ईएमए लगाइए, करेक्ट? तो आप देखो मार्केट जो है ये इस ईएमए से दूर जा रहा है, बट ये वापस घूम के इसी के पास आ जाता है। यहाँ पे इस ईएमए से बहुत दूर चला गया, ये वापस घूम के इसी के पास आता है। तो मूविंग एवरेज भी एक मीन रिवीजन का काम करता है, राइट? जब भी आपको लगेगा कि मार्केट बहुत दूर चला गया है, किससे? अपने मीन रिवीजन से, तो वो कोशिश करेगा कि वापस घूम के मीन रिवीजन के पास आ जाए। मार्केट हमेशा मीन रिवीजन की तरह काम करता है, बट सवाल ये है कि मार्केट मीन रिवीजन की तरफ रीच क्यों करता है? तो समझने की कोशिश करता है। मार्केट है क्या? सिंपल एक बाजार है, राइट? जैसे आपका सब्जी मंडी है या फिर आपका कोई और बाजार है, वैसे वैसे ये भी बाजार है। कोई खरीदने वाला है, कोई बेचने वाला है। सिंपल लेके चलते हैं कि मार्केट ना इस तरीके से चल रहा है। ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, एक कैंडल, फिर ये दूसरी कैंडल बन गई, सिमिलरली ये आपकी तीसरी कैंडल बन गई। यहाँ क्या है? यहाँ बेसिकली देखो प्राइस ना एक स्टैटिक मूव में है।
भाई प्राइस एक तरीके से बढ़ रहा है, यहाँ पे कोई गैप नहीं है प्राइस के बीच में। बट फिर क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है कि होता यह है कि मार्केट इस तरीके से काम करने लगे, एक कैंडल बनी, दूसरी बनी, तीसरी बनी, चौथी बनी, पांचवी बनी, और छठी कहाँ बनी, यहाँ बनी। ये बीच का प्राइस ही खत्म हो गया है यहाँ पे। फिर ये कैंडल बनती चली जा रही है, फिर ये बीच का प्राइस खत्म हो गया, फिर ये बनती चली जा रही है, फिर ये बीच का प्राइस खत्म हो गया, या फिर यहाँ पे यहाँ बनी थी, अब अगला प्राइस यहाँ तक चला गया। राइट, तो यहाँ पे आप क्या है बेसिकली, ये एकदम से ऊपर को क्यों गया, ये तेजी से ऊपर क्यों गया? ये तेजी से ऊपर इसलिए गया क्योंकि जो लोग यहाँ पे बैठे थे उन्हें लगा कि अब ये बहुत सस्ता हो चुका है और अब इसको खरीदने में फायदा है। अब ये बहुत सस्ता हो चुका है, जो भी प्राइस है वो अपने लोएस्ट लेवल पे है, अब यहाँ से इसको खरीदने में फायदा है। ये अपने जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, राइट, जो इसकी फेयर वैल्यू है, ये उससे नीचे आ गया है। तो फेयर वैल्यू से जब वो नीचे आ गया तो लोग उसमें तेजी से खरीदारी करते हैं। इसको आप बोल देते हो ओवरसोल्ड। राइट, आपने कई बार ये टर्म सुनी होंगी कि मार्केट ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। ओवरसोल्ड क्या है? ओवरसोल्ड यही सारी कंडीशन होती है जब एक्सट्रीम नीचे चला जाता है। तो एक्सट्रीम नीचे क्यों चला गया? ओवरसोल्ड क्या है? ओवरसोल्ड ये है कि मार्केट की जो वैल्यू है, इस इंडेक्स की जो वैल्यू है वो लगभग 24,400 है, बट अब ये बहुत नीचे चला गया है। ये अपने जो एक्चुअल प्राइस है उससे 700-800 पॉइंट नीचे चला गया है। तो उसने जो उसकी फेयर वैल्यू से गैप क्रिएट कर लिया, इसलिए वहां पे तेजी से खरीदारी आती है। सिमिलरली तेजी से बिकावली कब आती है? आप देखोगे कि तेजी से बिकावली भी आती है, जैसे यहाँ पे तेजी से बिका है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ओवरबॉट। तो मार्केट जो था वो बहुत नीचे चला गया था, ठीक है, लोगों ने तेजी से खरीदारी की, प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ भागा, और प्राइस इतनी दूर भाग गया कि वो अपनी फेयर वैल्यू से, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी, उससे दूर निकल गया कहीं पे। जब उससे दूर निकल गया तो अब क्या होता है कि अब वो कंडीशन आती है ओवरबॉट की। ओवरबॉट का मतलब कि भाई जो प्राइस करंट आ गया है खरीदते खरीदते हम लोगों के, वो अपनी जो उसकी फेयर वैल्यू से कहीं दूर आ गया, इससे ऊपर प्राइस ऊपर नहीं बढ़ सकता। राइट, उसको आप बोलते हो ओवरबॉट कंडीशन। तो आप देखोगे कि जब भी मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में जाता है, जब भी मार्केट ओवरसोल्ड कंडीशन में जाता है, मार्केट में तेज मूवमेंट आती है, या तो ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड। और यहीं से एक टर्म है जिसका जन्म होता है, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। तो अब होता क्या है कि फेयर वैल्यू गैप ना दो टाइप के होते हैं। एक होता है बुलिश, जब मार्केट बुल मूव में हो तब जो फेयर वैल्यू गैप बनता है उसको बोलते हैं बुलिश। दूसरा, जब मार्केट डाउन मूव में हो तो वहां पे जो वैल्यू गैप बनता है उसको बोलते हैं बेयरिश वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप। राइट, ये बात समझ आई? दो ही टाइप के फेयर वैल्यू गैप होते हैं, बुलिश फेयर वैल्यू गैप जब मार्केट बुल मूव में है, और बियरिश फेयर वैल्यू गैप जब मार्केट बियर मूव में। अब आप बोलोगे मार्केट तो कंसोलिडेटेड भी होता है, तो कंसोलिडेशन जो होती है वही बेसिकली होती है फेयर वैल्यू गैप में। मैं आपको भी दिखाऊंगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, राइट। बट एक्चुअल में मार्केट में दो ही ट्रेंड होते हैं, या तो वो बुलिश होता है या वो बेरिश होता है। राइट, इवन जिसको आप कंसोलिडेशन बोल रहे हो, जब आप उसको दूसरे टाइम फ्रेम पे स्विच कर जाओगे, हायर टाइम फ्रेम पे, तो आप देखोगे कि एक्चुअल में या तो बुलिश है या बेरिश है। देयर इज नथिंग लाइक कंसोलिडेशन। वो डिपेंड करता है कि हम मार्केट को किस टाइम फ्रेम पे जाके विजिट, हम मार्केट को किस टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। तो मार्केट में दो ही चीज़ होती हैं, या तो मेरे भाई वो बुलिश होता है या वो बेरिश होता है। जब बुलिश मार्केट में वैल्यू गैप बनता है उसको बोलते हैं बुलिश फेयर वैल्यू गैप, और जब बियरिश मार्केट में फेयर वैल्यू गैप बनता है तो उसको बोलते हैं बियरिश फेयर वैल्यू गैप। अब कहानी ये है कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है। आप ये समझ लो कि जब मार्केट बुलिश होता है तो फेयर वैल्यू गैप हमेशा हायर लो से हायर हाई की साइड बनेगा, और जब मार्केट बियरिश होता है तो फेयर वैल्यू गैप हमेशा लोअर हाई से लोअर लो की साइड बनेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब मार्केट बुलिश होता है तो फेयर वैल्यू गैप जो है वो हमेशा हायर लो से हायर हाई की साइड में क्रिएट होगा, और जब भी मार्केट बियरिश होगा, राइट, तो फेयर वैल्यू गैप हमेशा लोअर लो से लोअर हाई के बीच में क्रिएट होगा। तो अगर हम इसी की बात करें तो यहाँ पे ये क्या है, ये हायर लो है, राइट, और सिमिलरली ये क्या है, ये हायर हाई है। तो फेयर वैल्यू गैप जो बनेगा, फेयर वैल्यू गैप सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया में बनेगा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया। थोड़ा सा जूम कर, इस एरिया में आपका क्या बनेगा, एफ फेयर वैल्यू गैप। यहाँ आपका क्या बनेगा, एफ। सिमिलरली अगर हम बात करें, ये क्या है, लोअर हाई है, और ये क्या है, लोअर लो है। यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप बनेगा वो सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया से इस पर्टिकुलर एरिया के बीच में ही बनेगा। ठीक है, यहाँ क्या बन सकता है, यहाँ बन सकता है एफ फेयर वैल्यू। पहली चीज तो हुई है, करेक्ट।
तो फेयर वैल्यू गैप हमेशा कहाँ बनेगा? हायर लो से हायर हाई के बीच में और लोअर हाई से लोअर लो के बीच में, क्योंकि एक स्ट्रक्चर में बहुत सारे हायर लो हायर हाई होते हैं, राइट? ये भी हायर लो है, ये भी हायर हाई है, तो यहाँ भी बन सकता है। ये भी हायर लो है, ये भी हायर हाई है, तो यहाँ भी बन सकता है। बट बनेगा कहाँ? हमेशा दो एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में, लोअर हाई टू लोअर लो एंड हायर लो टू हायर हाई। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये फेयर वैल्यू गैप है? पहले तो मैंने बता दिया कि भाई आपको फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, राइट? अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये फेयर वैल्यू गैप है? तो उसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। फेयर वैल्यू गैप हमेशा तीन कैंडल को बेस मान के फिगर आउट किया जाता है। लेट सपोज कर लेते हैं कि ये एक कैंडल है मेरे पास, मैं बना लेता हूँ। ये मेरे पास दूसरी कैंडल है और ये मेरे पास सिमिलरली तीसरी कैंडल है। वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तीन कैंडल बनी हुई है। अब इन तीनों जो कैंडल हैं इनके हम विक्स भी बना लेते हैं। अब एक मेरी ये हो गई, ठीक है, एक ये विक हो गई। सिमिलरली दूसरी विक मेरी यहाँ पे आ जाएगी। सिमिलरली तीसरी विक मेरी यहाँ पे आ जाएगी। अब ये मेरी तीन कैंडल है। तो अब अगर ऐसा मान के चलते हैं कि जब ये तीन कैंडल बन रही हैं, राइट, तो आप ऐसा मानो कि अभी ना आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो जो हायर लो से हायर हाई की साइड है। तो ये हायर लो है और ये हायर हाई है, या कहीं ऊपर हायर हाई है, आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हो। तो यार यहाँ पे ना हमारे पास एक प्राइस था, प्राइस चल रहा था, प्राइस यहाँ तक गया। लेट सपोज करते हैं प्राइस यहाँ तक गया। दूसरी कैंडल बनी, अब दूसरी कैंडल यहाँ बनी, राइट, प्राइस यहाँ क्लोज हो गया। थर्ड कैंडल बनी और थर्ड का कैंडल का जो प्राइस है ना वो यहाँ से नीचे आया ही नहीं। तो आप क्या देखते हो कि जब ये ऐसा हुआ, राइट, तो ये भी हुआ कि इस कैंडल से और इस कैंडल में एक गैप क्रिएट हुआ प्राइस का, राइट। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ सो दैट यू कैन रियलाइज कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो ये कैंडल का हाई है, फर्स्ट कैंडल का हाई, और जो थर्ड कैंडल का लो है, उसके बीच में गैप क्रिएट हुआ। क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि या तो सेकंड कैंडल जो है वो बहुत बड़ी बन गई हो, तो प्राइस एकदम से एक डायरेक्शन में बढ़ा। इसको बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, FVG। अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे कुछ भी ना रहा हो सकता है कि ये इसमें कोई गैप ना हो, ये ओवरलैप कर रही हो एक दूसरे। तो फिर फेयर वैल्यू गैप को कैसे कैलकुलेट करोगे? तो फिर आप नेक्स्ट कैंडल पे चले जाओगे। अब ये वन हो जाएगी, ये टू, और इससे अगली थर्ड, फिर ये वन, ये टू और ये थर्ड। और जहाँ पे भी आप देखोगे कि पहली कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो में डिफरेंस है, गैप है, उसको आप क्या बोलोगे? फेयर वैल्यू गैप। सिमिलरली जब आप डाउन ट्रेंड में आ रहे हो, ठीक है, आप ना डाउन ट्रेंड में आ रहे हो, राइट, अभी ऐसे बनने लगे स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर नीचे को जा रहा है, तो क्या होगा? फिर से अब क्या होगा कि जो ऊपर की कैंडल है, ये कैंडल नंबर 1 है, ये कैंडल नंबर 2 है, कैंडल नंबर 3 है, इसके लो में और थर्ड कैंडल के हाई में जो डिफरेंस आएगा उसको आप बोलोगे बियरिश एफवीजी। तो बुलिश एफवीजी नीचे से ऊपर है, बियरिश एफवीजी ऊपर से नीचे है, राइट। एक बार इसको चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बियरिश एफवीजी बनेगा और कैसे बुलिश एफवीजी बनेगा, करेक्ट। और ये लोअर लो पॉइंट है मेरे पास, राइट, ये मेरा लोअर लो है, मार्क कर लेते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। ये मेरा क्या है? लोअर लो। इसके बाद यहाँ तक मार्केट गया ऊपर तक, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। बॉस कहाँ हुआ? यहाँ कहीं जाके बॉस हुआ, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या बना मेरा? ये बना मेरा हायर हाई, ठीक है। स्ट्रक्चर मार्किंग आपने सीख ली है पहले, इसमें मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ। बाय द वे ये कितने, ये 1 आवर का चार्ट है, राइट। अब जब मैं लोअर लो से लोअर हाई की साइड जा रहा हूँ तो ये मेरी फर्स्ट कैंडल है, ये मेरी सेकंड कैंडल और ये मेरी थर्ड कैंडल है। क्या आप देख पा रहे हो? फर्स्ट कैंडल के हाई में और थर्ड कैंडल के लो में बहुत छोटा सा डिफरेंस, राइट, बहुत छोटा सा प्राइस गैप है। और यही प्राइस गैप आपका क्या है? इंड्यूसमेंट। ये जो प्राइस गैप है आपका, सॉरी, यही प्राइस गैप आपका क्या है? ये है FVG, फेयर वैल्यू गैप, इसी को बोलते हैं FVG। यहाँ से यहाँ तक प्राइस की वैल्यू का गैप है। जब एक बार FVG बन जाएगी, फिर से वही कहानी शुरू होगी, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2 एंड कैंडल नंबर 3। बट यू सी कि भाई जो कैंडल नंबर 3 है ना, वो तो इनसाइड कैंडल है, किसकी? कैंडल नंबर 1 की। तो इसको आप कैलकुलेट ही नहीं करोगे। कैंडल नंबर 3 ये इसी से भी नीचे जा रही है और वैसे भी इनसाइड है, इसको भी कैलकुलेट नहीं करोगे। कैंडल नंबर 4 ये भी इससे नीचे जा रही है, तो ये भी कैंडल नहीं है। तो अभी आपके लिए क्या है कैंडल का स्ट्रक्चर? 1, 2, और इससे नेक्स्ट जो आएगी दैट इज गोइंग टू बी द थर्ड। अब आप देखो जो 1 है और जो थर्ड है, क्या उसमें गैप है? इसके हाई में और थर्ड के लो में।
मैंने इस और इसको क्यों नहीं कंसिडर किया? तो तीसरी चौथी पांचवी को मैं क्यों नहीं कंसिडर कर रहा? मैं इसलिए नहीं कंसिडर कर रहा क्योंकि ये सारी की सारी कैंडल इनसाइड कैंडल है कैंडल नंबर 1 की। अब देखो, ये नीचे को बॉडी भले रे ब्रेक कर रही हो बट ऊपर को ब्रेक नहीं कर रही, और मार्केट हम लोअर लो से, सॉरी हायर लो से हायर हाई के बीच में मैप कर रहे हैं। करेक्ट, तो मैं हमेशा ऊपर की साइड देखूंगा। तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। और आप देखोगे कि 1 और 3 के में काफी डिफरेंस है। 1 का जो टॉप है और 3 का जो लो है, देयर इज ए ह्यूज गैप। और यही गैप मेरा क्या है? फेयर वैल्यू गैप। यही गैप मेरा क्या है? फेयर वैल्यू गैप। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। जब ये फेयर वैल्यू गैप बन गया, अब ये मेरी 1 हो गई, ये मेरी 2 हो गई, ये मेरी थर्ड हो गई। करेक्ट। क्या इसमें कोई फेयर वैल्यू गैप है? बिल्कुल भी नहीं है। फिर ऊपर जाएंगे, ये 1 हो गई, ये सेकंड हो गई, थर्ड हो गई। बट ये भी इनसाइड है, ये भी इनसाइड है, ये भी इनसाइड है। तो ये मेरी 1 है, बाकी सब इनसाइड है। नेक्स्ट कैंडल में सेकंड कौन सी कैलकुलेट करूंगा? ये वाली। थर्ड कौन सी कैलकुलेट करूंगा? ये वाली। क्या गैप है? बिल्कुल गैप है। यहाँ से लेके यहाँ तक का अच्छा बड़ा गैप है। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा फिर से क्या है? फेयर वैल्यू गैप। आप ये मत सोचना कि मैं ऐसे ही बना रहा हूँ ये डब्बे, अभी मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस भी दिखाऊंगा कि इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। अब ये मेरे पास क्या है? ये 1 है, ये सेकंड है, थर्ड है। गैप है? बिल्कुल गैप है। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक का गैप है। आप इसको मैप करोगे फिर से, ये गैप है मेरे पास। तो आप चाहो तो इसको एक एक भी मान सकते हो, राइट? ये एक ही एफबीजी भी हो सकती है। फिर से 1 2 और 3 गैप है। ह्यूज गैप है सर, ह्यूज गैप है। गैप है तो लगाओ फिर फेयर वैल्यू गैप। ये देखो, ठीक है। फिर से हायर हाई कहाँ बना? यहाँ बना भी। 1 2 इनसाइड है। इनसाइड के बाद जितनी भी कैंडल है यहाँ तक, बल्कि यहाँ तक, ये सारी नीचे ही है। तो ये आप कैलकुलेट ही नहीं करोगे। तो मेरे पास 1 ये है, उसके बाद सेकंड ये है, उसके बाद थर्ड ये है। क्या गैप है? बिल्कुल गैप है। तो आप इसको भी एफवीजी मान के चलो। ठीक है। फिर आते हैं, और 1 2 3 गैप है? कोई नहीं है। 1 2 3 कौन सी है? ये गैप है? नहीं है। फिर कौन सी है? 1 2 3 गैप है? नहीं है। 1 2 3 गैप है? नहीं है। 1, ये कंसिडर नहीं होगी। 2 3 गैप है? नहीं है। 1 2 3 गैप है? नहीं है। और फिर आपके पास हायर हाई है। तो आपके फेयर वैल्यू गैप कहाँ से निकल के आए? ये सारे आपके फेयर वैल्यू गैप निकल के आए। जरा एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। तो मैं इसको खींचता हूँ यहाँ तक। ऐसे इतना बड़ा था नहीं जितना बड़ा मैंने कर दिया इसको। ये कहाँ तक है? ये यहाँ तक है, छोटा सा एफबीजी। राइट, इसको भी थोड़ा सा यहाँ तक ले आते हैं। ये एक ही एफबीजी मान लेते हैं इसको, बेसिकली इसको भी थोड़ा सा यहाँ तक ले आते हैं। करेक्ट, ये यहाँ तक ले, और ये मेरा यहीं पे है। अब बेसिकली ये क्या हम क्यों कर रहे हैं? ये हमने ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बनाई है एफबीजी की, ये क्यों बनाई है? ये मैंने इसलिए बनाई है, जो मैंने सबसे पहले आपसे एक लाइन कही थी, कि जब भी प्राइस दूर चला जाएगा, राइट, किससे? अपनी फेयर वैल्यू से, तो वो क्या क्रिएट करेगा? गैप क्रिएट करेगा। और मैंने आपको ये भी कहा था कि प्राइस की नेचर होती है कि मीन रिवीजन के पास वापस आएगा। मैंने आपको ये भी कहा था कि प्राइस की नेचर क्या होती है, कि वो मीन रिवीजन के पास वापस आएगा। बट आपको ये पता है कि वो मीन रिवीजन के पास क्यों वापस आ रहा है? वो मीन रिवीजन के पास इसलिए वापस आ रहा है क्योंकि जो उसने वैल्यू गैप क्रिएट कर दिया था, वो वैल्यू गैप उसको फिल करना है। जो वैल्यू गैप प्राइस ने ऊपर चढ़ते हुए या फिर नीचे गिरते हुए किसी भी एक डायरेक्शन में क्रिएट किया है, वो वैल्यू गैप प्राइस फिल करता है। ये मार्केट की स्ट्रक्चर कहती है। आप कभी भी देख लीजिएगा। आपको क्या लग रहा है कि इंड्यूसमेंट क्यों बन रहा है? इंड्यूसमेंट क्यों बन रहा है? वो क्या करने आ रहा है मार्केट नीचे? वो अपना गैप फिल करने आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट ने कोई रिट्रेसमेंट नहीं। यहाँ से यहाँ तक फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट ने कोई रिट्रेसमेंट नहीं दी। यहाँ से यहाँ तक ये अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट ने तुरंत रिट्रेसमेंट दी। ये फिर से एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे किसने क्रिएट किया? मार्केट ने। फिर से रिट्रेसमेंट। अब आप देखोगे कि जनरली ये जो भी विड्थ होती है, इन जनरल, मैं एक जनरल प्रैक्टिस बता रहा हूँ। अब फेयर वैल्यू गैप पे ना तीन चीजें होती हैं बेसिकली। ओके, आने वाले लेक्चर में हम रीड करेंगे ऑर्डर ब्लॉक को, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो फेयर वैल्यू गैप आप पढ़ रहे हो, राइट, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। कई बार आप देखोगे कि मार्केट जो है एफबीजी फेयर वैल्यू गैप पे टैप करता है और वापस चला जाता है। ये मार्केट एफबीजी पे टैप करता है और वापस चला जाता है। और ये काम हायर लो से हायर हाई के बीच में नहीं हो रहा। अगर आप
यहाँ से जो भी नेक्स्ट हायर लो बना यहाँ तक का फेयर वैल्यू गैप निकालोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे भी एफवीजी पे मार्केट टैप कर रहा होगा और नीचे वापस आ रहा होगा या फिर ऊपर वापस जा रहा होगा। जब मार्केट ऊपर से नीचे के ट्रेंड में तब भी मार्केट यही करता है कि वो एफवीजी पे टैप करता है और वापस चला जाता है। यहाँ पे तीन कंडीशन होती है, सिर्फ तीन कंडीशन होती है। या तो मार्केट एफवीजी को टैप करके वापस चला जाएगा, या फिर मार्केट जो आपका एफबीजी है उसको 50% तक ट्रेस करेगा। तो एक बार देख लेते हैं कि ये जो एफबीजी बना था इसको इसने कितना ट्रेस किया। ठीक है, आप देखिए ये जो मिडिल लाइन है दैट इज जस्ट द मिडिल लाइन। तो फेयर वैल्यू गैप को पहले यहाँ पे मार्केट ने टैप किया जो बिल्कुल रेड लाइन के पास है, राइट। यहाँ पे देखो ये फेयर वैल्यू गैप को टैप किया वापस चला गया। ठीक है, 50% रिट्रेसमेंट नहीं दी है इसने अभी। ऊपर जाके फिर से लौट के आया, फिर से फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, फिर से वापस चला गया। ठीक है, फिर से तीसरी बार लौट के आया और फिर से देखो इसने फेयर वैल्यू गैप को एग्जैक्टली 50% पे टैप किया, फिर से वापस चला, राइट। फिर से लौट के आया, फिर से फेयर वैल्यू गैप पे आया, फिर से वापस चला गया और फिर से लौट के आया फोर्थ टाइम, फिर से फेयर वैल्यू गैप पे ऑलमोस्ट 50% पे टैप किया और वापस चला गया। तो मार्केट ये जो आपका आपने वैल्यू गैप बना दिया है इसको ट्रेस करता है, राइट। और इस पे या तो इसको टैप करके वापस चला जाएगा या इसको 50% तक रिट्रेस मारेगा। कभी कभी मार्केट इसको पूरे को बॉटम तक भी टच करके वापस जाता है। तो फेयर वैल्यू गैप अगर बन रहे हैं तो ये मार्केट में काम करते हैं मैग्नेट का। मार्केट एक डायरेक्शन में ऊपर की साइड भागी जा रही है, भागी जा रही है, भागी जा रही है, ये अंत समय तक नहीं भागती रहेगी, ये रिवर्ट करेगी। और जब ये रिवर्ट करेगी तो ये आके कहाँ पे टेक ऑफ लेगी, और जब ये रिवर्ट करेगी तो आगे कहाँ पे वापस टिकेगी, अपने एफवीजी के ऊपर वापस आगे टिकेगी। जो इसने फेयर वैल्यू गैप बनाए हैं, जो वैल्यू गैप बनाए हैं प्राइस ने, उस पे मार्केट एक एक करके टैप मारेगा। आज मार ले या कल मार ले, मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को यहीं खा गया, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। फिर मार्केट ने इसको यहाँ लिया, फिर वापस लिया, फिर वापस लिया। जैसी मार्केट ने एक बार फेयर वैल्यू गैप को 50% तक रिट्रेस किया, इस फेयर वैल्यू गैप की वैलिडिटी खत्म, इसकी अब कोई वैलिडिटी नहीं है, ये ऑलरेडी रिट्रेस हो चुका है। अब मार्केट जब भी नेक्स्ट टाइम नीचे आएगा, नीचे आके गिरेगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, या तो 50% तक रिट्रेस कर गया हो या बॉटम तक रिट्रेस कर गया हो। अगर वो 50% और बॉटम को रिट्रेस करके चला गया है तो मार्केट में उस फेयर वैल्यू कैप की जो वेटेज है वो कम हो जाती है। वो फिर से जब रिट्रेस करने वापस आएगा तो उससे नीचे ये जो फेयर वैल्यू गैप है वो उस पर जाके हुक मारेगा। तो इसने आके यहाँ पे हुक मारा, राइट। आगे का मार्केट अभी बनना बाकी है, आप इसको चार्ट पे मार्क करके रख लो। मार्केट फिर से वापस आएगा, आके यहीं कहीं हुक मारेगा, राइट, या फिर यहीं से वापस चला जाएगा जो यहाँ पे कहीं पे इसने फेयर वैल्यू गैप बना लिया हो। अब फेयर वैल्यू गैप की भी अलग अलग वेटेज होती है, वो बनती है कॉम्बिनेशन के साथ। वो डिपेंड करता है कि इस कॉम्बिनेशन में फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। तो वो हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। बट आज आपने ये समझ लिया कि बेसिकली होता क्या है। अब ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है आप लगा लो इसमें इंडिकेटर, आप इसमें लगा लो इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर लगाओगे बताओ? सुपर ट्रेंड लगाओगे? इसमें काम करेगा? ये ऊपर जा रहा है, रॉकेट बन के नीचे आ गया, फिर रॉकेट बन के ऊपर चला गया, फिर नीचे आया। आरएसआई लगा लो, एमएसीडी लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो सब लैग करेगा। बट अगर आपको पता है कि मार्केट की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये एफवीजी है, ये टैप करके वापस जाएगा, तो जब ये टैप करके यहाँ पे एक फ्रैक्टल बना रहा होगा 4-5 कैंडल का, लोअर टाइम फ्रेम पे आप शिफ्ट कर जाओ इसको, आपको अलग ही नज़ारे दिखेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया, ये देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आ गया और ये देखो आपको दिख रहा है ना, ये गया, फिर इसने एक इनसाइड बार बनाया यहाँ पे और फिर मार्केट का प्राइस ऊपर चला गया। आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत क्या है? दुनिया बोलती है ना कि बॉटम पे कैसे प्राइस कैच करते हैं, टॉप पे प्राइस कैसे कैच करते हैं। तो मैं अभी ये भी बताऊंगा कि जब रिट्रेसमेंट होती है तो कहाँ तक होती है अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। बट एटलीस्ट आपको ये तो पता चले कि मैं इसको वापस से लगाता हूँ, जो पुराने फेयर वैल्यू गैप अभी हमने हटा दिए हैं। जब आपको दिख रहा है 15 मिनट में, आप देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कि ये यहाँ से फेयर वैल्यू गैप के अंदर घुसा, इसने एक इनसाइड बार बनाया, ठीक है, और फिर वापस चला गया। ये फिर से आया, राइट, ये फिर से यहाँ पे इसने फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, वापस चला गया, फिर से आया, फेयर वैल्यू गैप को टैप किया, वापस चला गया, फिर से आया, फिर वैल्यू टैप को टैप किया, फिर से टैप किया, वापस चला गया। तो ये आपको रियल टाइम में तो दिखेंगे ना। और फेयर वैल्यू गैप अभी मैंने 1 घंटे पे बनाया था, मैं 15 मिनट पे स्विच कर गया हूँ। यही फेयर वैल्यू गैप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी तो एग्जिस्ट करते होंगे, यही फेयर वैल्यू गैप 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी एग्जिस्ट करते होंगे, यही फेयर वैल्यू गैप 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी होंगे। तो हम ये भी बात करेंगे कि किसकी क्या वैलिडिटी है, किसकी वेटेज क्या है, वो 4 घंटे का लेना है, एक का लेना है, एक दिन का लेना है, एक वीक का लेना है, क्या लेना है।
वो डिपेंड करते हैं कि आप क्या ट्रेड कर रहे हो। बट नेट नेट बात यह है कि मार्केट जब एक वैल्यू गैप क्रिएट करता है तो मार्केट उसको रिट्रेस करने आता है, मार्केट उसको रिट्रेस करता है और फिर वापस अपनी डायरेक्शन को रिज्यूम करता है। यही मार्केट की स्ट्रक्चर है। और मैं आपको बता दूं, 90% मार्केट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पे चलता है। आप कभी भी देख लेना कि स्ट्रक्चर कभी झूठ नहीं बोलती। हो सकता है कि आपको एक दो पॉइंट ऐसे मिले जहां पे आपकी स्ट्रक्चर फेल हो गई हो, बट उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। और ये हम बात करेंगे कि किन किन पॉइंट्स में स्ट्रक्चर धोखा देती है, फेल हो जाती है। या कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग ट्रेडर्स इस टाइप के पोस्ट डालते हैं कि भाई 20 पॉइंट 40 पॉइंट का रिस्क है, 200 पॉइंट का रिवॉर्ड है। कैसे निकाल रहे हैं? यही सब है जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। इसको और डिटेल में समझेंगे अभी, इंटरनल स्ट्रक्चर, आईसीटी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं पढ़ने को। ट्रेडिंग उतनी आसान है नहीं दोस्त जितनी वो दूर से दिखाई देती है। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग ट्रेडिंग नहीं कहलाती, मैं आपको पहले ही बता दूं। कोई भी बंदा, कोई भी भाई मेरा, अगर इंडिकेटर को मान के ये सोचता है कि वो जीवन में ट्रेडिंग कर लेगा, राइट, तो इंडिकेटर से आप कभी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। ये इंडिकेटर सिर्फ और सिर्फ हेलुजिनेशन क्रिएट करता है, वो मार्केट की रियल स्ट्रक्चर को नहीं रिप्रेजेंट करता। और मार्केट की रियल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करना पड़ेगा। और जो मार्केट स्ट्रक्चर को रीड करके उसको अप्लाई करना सीख जाता है, दैट आर द सक्सेसफुल ट्रेडर, और दे आर द सक्सेस। राइट, तो आज हमने बात करी फेयर वैल्यू गैप की। राइट, अभी आप चार्ट पे प्रैक्टिस करो। राइट, बुलिश में बनाओ, बियरिश में बनाओ। किसी को कोई समस्या आती है आओ कमेंट पे लिखो, या फिर मुझे बताओ कि ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मुझे एफवीजी में प्रॉब्लम आ रही है, आई विल ट्राई टू एड्रेस इट। बट थिंग इज कि यही मार्केट स्ट्रक्चर है। पहले आपने फ्रैक्टल देखा, फिर आपने बॉस चौक देखा, आपको अब समझ आ रहा होगा कि मैं वन बाय वन क्यों जा रहा हूँ। इस वन बाय वन जाने का फायदा क्या है? जब आप उसको कंबाइन करके एक ऊपर से एक ओवरव्यू लोगे ना कि अच्छा ये सारी नॉलेज है, ये स्ट्रक्चर मैपिंग है, तब आप देखोगे, तब तो मार्केट चलता हुआ दिखाई देगा रियल में अपनी आंखों से। और आप उसको प्रिडिक्ट कर पाओगे कि अब अच्छा अब यहाँ से यहाँ जाएगा, पॉसिबिलिटीज। और हमेशा पॉसिबिलिटीज होती हैं, फिक्स कुछ नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक। राइट, तो थैंक यू टीम, सी यू नेक्स्ट टाइम।